बीकॉम के सभी स्टूडेंट का स्वागत है हमारे चैनल संघर्ष सर में। कॉर्पोरेट अकाउंट की इस सीरीज़ में आज है इसका दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में मैंने आपको बेसिक समझाया था कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या पढ़ना है आपको, जिसमें से जो चैप्टर बने हैं, अंशों का निर्गमन और हरण और डिबेंचर जो इसके अंदर शामिल है। इसमें हमने कल बेसिक चीज़ों पर चर्चा की और साथ ही साथ इनके टॉपिक्स मैंने बताया। आज हम उन टॉपिक्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करते जा रहे हैं टॉपिक वाइज़। तो इससे पहले मैंने सममूल्य पर निर्गमन, किस्तों में राशि प्राप्त होना, रोकड़ बही का प्रयोग, ये 3-4 टॉपिक समझाया था। आज अगला टॉपिक जो है वो है अदत्त या अवशिष्ट याचना तथा उन पर ब्याज, ठीक है? ये जो टॉपिक है इसके लिए जितने नियम हैं वे बहुत ज़रूरी हैं, उसके बाद ही हम इसको आगे जा कर के सॉल्व कर पाएँगे। तो सारे नियम मतलब बताने वालों को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इन नियमों को ध्यान में रख कर के ही आगे के क्वेश्चन को आप समझ पाएँगे और बना भी पाएँगे। तो इसलिए जितनी भी बातें अभी बताई जाएँगी उनको बड़े ध्यान से देखिए और सुनिएगा। साथ ही साथ आप पढ़ भी सकते हैं ताकि आपको ये क्लियर समझ में आए। देखो जो अवशिष्ट याचना होती है, वो होती क्या है मैं ऊपरी-ऊपर समझा देता हूँ। जो अंशधारी जो अंशधारी अंशों का भुगतान करते रहते हैं, वे एक निश्चित समय के बाद जब उनको प्रथम कॉल के माध्यम से या द्वितीय कॉल के माध्यम से उनकी शेष राशि माँगी जाती है, तो वे उसका भुगतान नहीं करते। जब ये नहीं करते तो उनको एक 2-3 महीने का समय दिया जाता है। उस समय के बाद अगर वो भुगतान करना चाहते हैं तो उन पर एक एक निश्चित दर से ब्याज ली जाती है। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम है अवशिष्ट याचना तथा उन पर ब्याज। मतलब जो बकाया है वे अवशिष्ट कहलाते हैं। बकाया मतलब जिनका अभी मिला नहीं है, मिलना बाकी है। अब इसको पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि अब इसमें करना क्या-क्या है। देखो सिंपल सी बात है कि अवशिष्ट याचना का मतलब है कि जब कंपनी अंशों की संपूर्ण राशि किस्तों में प्राप्त करती है। ये किस्तें 4 प्रकार से होती हैं, एक तो आवेदन, एक तो आवंटन, एक तो प्रथम याचना और चौथा है द्वितीय अंतिम याचना। अब अंशों के आवंटन के बाद अंशों की शेष रकम अंशधारी पर कानूनी रूप से देय होता है। यदि कंपनी द्वारा अंशधारियों से आवंटन तथा याचनाओं की राशि माँगी जाती है, किंतु वे फिर भी इसका भुगतान न कर पाएँ, तो वही चीज़ें अप्राप्त राशि को ही अवशिष्ट याचना कहते हैं या फिर अदत्त पर माँग कहते हैं। अगर वो भुगतान नहीं कर पाया, तो वही चीज़ें अवशिष्ट याचना फिर अदत्त माँग कहलाती है। अतः वह राशि जो अंशधारी पर देय हो चुकी है और कंपनी ने उसे माँग भी लिया है, किंतु निर्धारित समय तक अंशधारियों ने उसका भुगतान नहीं किया है, यही चीज़ें अदत्त माँग या अवशिष्ट याचना कहलाती है। ठीक है? इस बातों को ध्यान में रखना। वह राशि जो अंशधारी को देय हो चुकी है, कंपनी ने उसे माँग भी लिया है, किंतु निर्धारित समय तक अंशधारियों ने इसका भुगतान नहीं किया है, यही अदत्त या अवशिष्ट याचना कहलाती है। अवशिष्ट याचना खाता खोलने का कोई प्रावधान कंपनी पर नहीं है। तो याद रखिए, अवशिष्ट याचना की कोई खाता खोलने का प्रावधान नहीं है। कंपनी अधिनियम के धारा 1956 में तो इसका उल्लेख है ही नहीं। किंतु भारत में कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं, जो याचना की राशि अगर नहीं मिल पाती हैं, तो उसको लिखते हैं। ठीक है? अगर याचना राशि नहीं मिल पाती या कम मिलती है, तो उसको एक अवशिष्ट याचना खाता खोल करके लिखती हैं। तो ऐसी दशा में अवशिष्ट याचना खाता को डेबिट कर दिया जाता है और संबंधित याचना खाता को क्रेडिट कर दिया जाता है। जब अवशिष्ट याचना की राशि प्राप्त हो जाती है, तो बैंक खाते को डेबिट करके अवशिष्ट याचना खाते को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है? अवशिष्ट याचना की रकम चिट्ठे में याचित पूंजी में से दायित्व में घटाई जाती है और इसमें संपत्ति पक्ष में इसको नहीं दिखाया जाता। ठीक है? तो दायित्व में से घटाई जाती है लेकिन संपत्ति पक्ष में इसको नहीं दिखाया जाता। इस अवशिष्ट याचना पर ब्याज कैसे निकलेगा? किस दर से निकलेगा? ध्यान से सुनिए। जब पार्षद अंतर नियमों में अवशिष्ट याचना की राशि पर ब्याज लगाने का प्रावधान नहीं है, तो तालिका अ का प्रयोग किया जाता है। तालिका अ के अनुसार अवशिष्ट याचना पर 5% वार्षिक दर से ब्याज लगाया जा सकता है। याचना देय होने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक की अवधि लिया जाता है और उस अवधि तक में 5% की दर से ब्याज निकाला जाता है। संचालक मंडल यदि चाहे तो इस ब्याज की राशि पर छूट भी दे सकता है। जो संचालक मंडल है वे चाहें तो इस ब्याज की राशि पर कुछ छूट भी दे सकते हैं। अवशिष्ट याचना पर लिया गया ब्याज एक आयगत प्राप्ति है, मतलब इसे कंपनी की इनकम का एक स्रोत हो जाता है ना, तो आयगत प्राप्ति है, अतः इसे लाभ-हानि खाते में हस्तांतरित किया जा सकता है। तो अभी हमने जितना टॉपिक अभी पढ़ा, वे अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसका प्रयोग प्रयोग भी किया जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान में रखो। यदि कंपनी यदि कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका F को अपनाया है, तो बकाया रकम पर उस निर्धारित तिथि से जिस दिन उस पर भुगतान होना था, लेकर के वास्तविक तिथि जिस दिन भुगतान किया गया है, 10% वार्षिक दर से उस रकम पर पर दर से जिसे बोर्ड निर्धारित करे, ब्याज वसूल सकती है। इसके लिए कुछ विशेष पंजी पुष्टि करनी होती है, जो कि मैं आपको अभी बताता हूँ। यदि हमें ब्याज प्राप्त होती है, हाँ,
अदत्त याचना पर ब्याज की राशि प्राप्त होती है तो बैंक खाते को विकलन कर देना है और शीर्ष याचना पर ब्याज खाते से। इंग्लिश में ध्यान रखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एयर्स। साथ ही साथ इस दूसरे नियम की ये दूसरी प्रविष्टि भी याद रखिए। अवशिष्ट याचना खाता विकलन याचना खाते से, और याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक खाते विकलन अवशिष्ट याचना खाते से। ठीक है, और इंग्लिश की ये जर्नल एंट्री भी याद रखिएगा। और इसके बाद हम आपको जब तक क्वेश्चन नहीं बताएंगे आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपके सामने पेश है उदाहरण नंबर 14। इस क्वेश्चन में पुराने बुक में थोड़ी गलती थी, जहाँ पर 100 रुपये प्रति अंश थे उसको 10 रुपये दे दिया गया था, तो हमने उसको काट के यहाँ पर 100 रुपये लिखा है। बाकी ये 30, 30, 20, 20 जो लिखा है वो परफेक्ट सही है। तो प्रश्न कहता है कि एक लिमिटेड कंपनी ने 500 रुपये क्षमता अंश 100 रुपये प्रति अंशों पर निर्गमित किए जनता को। इसमें प्रार्थना पत्र मतलब आवेदन पर 30 रुपये, आवंटन पर 30 रुपये, याचना पर 20 रुपये और अंतिम याचना पर 20 रुपये, इस तरह से किस्तों में वो डिवाइडेड है। सभी अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए और अंश आवंटन भी कर दिए गए। बस एक अंशधारी ऐसा है जिसके पास 10 अंश थे, उसने दोनों याचना की राशि ना चुका सका। इसके अतिरिक्त समस्त राशि प्राप्त हो गई, कंपनी के जर्नल के लेखे एवं चिट्ठा बनाई है। ठीक है? अब इसमें कहीं और आगे लिखा रहता कि उसने एक उक्त तिथि पर मतलब 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 1 जनवरी-फरवरी का समय दिया जाता है, उसके बाद उसने इतने परसेंट ब्याज सहित चुका दिया। तो उसमें आगे का भी हम काम करते हैं, लेकिन इसमें नहीं हुआ है। बस ये बता दिया है कि एक अंशधारी जिसके पास 10 अंश थे, उसने दोनों याचना की राशि नहीं भुगतान की। तो इसके बाद क्या करना है, उसके पास जितने अंश हैं और उसने जिसका भुगतान नहीं किया है याचना का, तो उसका हम गुणा कर लेंगे। दोनों याचना का नहीं किया है तो 10 का गुणा इसके 20 रुपए से करेंगे तो ये 200 हो जाएगा और ये भी 200 हो जाएगा। तो इसका 200 और इसका 200, तो जब आप इसके पूरे अमाउंट को लिखेंगे 500 अंश में, जब इसका 20 का गुणा करेंगे, 500 अंश में जब इसका 20 का गुणा करेंगे तो ये जितना अमाउंट होगा लगभग 10,000 के आस-पास होगा। उसमें से इसमें से जो 10 और 20 का गुणा करने से जो 200 आ रहे हैं वो दोनों में घटेंगे। तो जब आप बैंक में एंट्री करेंगे, बैंक खाता विकलन प्रथम याचना से बोल करके, तब आपको उस 10,000 में इसके 200 को घटा के 9,800 को शो करना है। अब मैंने जो भी बोला, जब आप इसका सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, क्लियर कट समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान रखो। ये छोटी-सी कार्यविधि हुई है, ये बताने के लिए कि आवेदन पर आपको 30 रुपए के हिसाब से 500 अंशों में 15,000 रुपए की प्राप्ति है। आवंटन पर 30 रुपए के हिसाब से 500 का वो भी 15,000 है। प्रथम याचना पर 500 का 20 रुपए के हिसाब से 10,000 होता है। लेकिन लेकिन 10 अंश एक अंशधारी ऐसे जिसके पास 10 अंश है, उसने प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया जो कि 20 रुपए का है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 200 रुपए भुगतान नहीं प्राप्त होगा, तो ये दोनों को आपस में घटाओगे तो आपको पता चलेगा 9,800 रुपए आपका इसका अमाउंट है। इसी तरह से अ, इसमें भी वही किया गया है कि जो द्वितीय अंशधारी है, जिसका 20 रुपए के हिसाब से 500 अंशों से टोटल 10,000 है। लेकिन इसमें भी भुगतान नहीं हुआ है, जिसके पास 10 अंश थे, तो इन दोनों का गुणा करके ये 200 हो गया, टोटल घटा के 9,800 हुआ। अब ध्यान रखिए, चूँकि आवेदन का पूरा अमाउंट हमें मिला है, तो आवेदन की एंट्री में आप पूरे अमाउंट्स को लिखेंगे, ठीक है? उसमें कोई कम-ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाता से, फिर अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से पूरे 15,000 को, ठीक है? इंग्लिश में दिखा रहा हूँ तो प्रॉपर इंग्लिश में प्रैक्टिस कर लेना, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको देख सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और उसका अपोजिट एंट्री जो होता है वो। अलॉटमेंट में भी वही हुआ है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अंश आवंटन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से, फिर बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाता से। यहाँ पर अमाउंट देखो पूरा 15,000 रुपए है। अब देखो आपको जो विशेष चीज़ें ध्यान रखनी है वो याचनाओं पर है। देखो, प्रथम याचना खाता विकलन हुआ है इस पूंजी खाता से, लेकिन जब ये बैंक में आएगा तो वो 200 रुपए जो नहीं प्राप्त हो रहे हैं वो घट करके आएगा। इसका मतलब आपको 9,800 रुपए की एंट्री करनी है। यही चीज़ें जो मैं आपको पीछे समझा रहा था, देखो प्रैक्टिकल में वही काम आया। आपने यहाँ पर बता दिया कि फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन जब बैंक में एंट्री होगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, तब आपको बताना है कि बैंक में आया 9,800, क्योंकि 10 अंशधारी मतलब एक अंशधारी ऐसा था जिसके पास 10 अंश थे, उसने 20 रुपए के हिसाब से याचना भुगतान नहीं किया, मतलब 200 भुगतान नहीं हुआ। तो इसका मतलब आपको कितना मिलेगा? 9,800, सिंपल सी चीज़, ठीक है? उसको आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो? सभी का 500 अंशों से गुणा हुआ, इसमें से 10 अंश का भुगतान नहीं हुआ है, तो 490 हो जाएगा, 490 को 20 से गुणा करो, डायरेक्ट निकल जाएगा। वैसे द्वितीय याचना का होगा, देखो शुरू में आप पूरा 10,000 लिखोगे, द्वितीय याचना खाता विकलन पूंजी खाते से बोल कर के, लेकिन जब बैंक खाते में आओगे द्वितीय याचना से, तब आपको 9,800 रुपए दिखाना है, ठीक है? तो ये तो आपका कंप्लीट जर्नल एंट्री। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। विथ वर्किंग नोट। अब इसमें देखो, जो बैलेंस शीट बना है, इस बैलेंस शीट में जो मैं आपको समझाऊँ उसको ध्यान रखना। यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखना है, नोट नंबर अमाउंट 2 ठो लिखना है। उसमें फिर ध्यान रखना है कि शेयर होल्डर फंड्स में अब आपको बताना है कि जो 500 थे, 100 से मल्टीप्लाई करके वे लगभग 50,000 हो जाएँगे।
लेकिन उसमें से जो ₹20 प्रथम याचना का और ₹20 अंतिम याचना का टोटल 2-200 करके जब जोड़ेंगे तो जो 400 भुगतान नहीं हुआ तो इन दोनों को आपस में घटा दीजिए, तो आपका 49,600 आएगा। तो ये 49,600 वो अमाउंट है जो आपको यहाँ पर शो करना है कि जो याचनाओं से नहीं प्राप्त हुआ है, उनको आप इसके टोटल से घटा देंगे, टोटल कैपिटल जो है। तो टोटल कैपिटल 50,000 आप यहाँ भी कर सकते हैं, 50,000 माइनस करके और ये आपको टोटल यहाँ 49,600 दिखाना है। ठीक है, एसेट्स में आपको वही दिखाना है जो आपकी करंट संपत्ति है 49,600 और यहाँ पर फिर नोट अकाउंट्स में आपको दिखा देना है कि शेयर कैपिटल ऑथराइज़ करके और आप बताएँगे कि इश्यू किया गया था 500 को ₹100 के हिसाब से, 500 को ₹100 के हिसाब से जो कि होते हैं आपके 50,000 इसमें 5 लाख लिख दिया गया था। 50,000 ही लेके चलेंगे और उसमें से कॉल इन एयर्स जो नहीं भुगतान हुआ, जिसका नहीं मिला, वे याचना वही याचनाओं की थी। तो याचना में आप बता देंगे कि घटाया याचना का ₹400 तो आपका ₹49,600 आया और इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। तो ये जो टॉपिक है और शेष याचना, ये आगे जा कर के आप एक बड़े क्वेश्चन जब बनाएँगे ना, तो उसमें ऐसे टॉपिक बीच में ऐड कर दिए जाते हैं। तो उसमें करना कुछ नहीं है, देखो बाकी सबका नॉर्मल पूरा एंट्री हुआ था। बस जिसका नहीं मिला जितना रुपया उसको उसमें घटा के बैंक वाले में दिखाया गया और ऐसी एक नोट की कॉलम बना कर के और बैलेंस शीट वगैरह में आपको ये सब दिखाना पड़ता है। तो ये चीज़ें बस उसमें करनी होती है, बाकी जैसे बनेगा वैसे आपको बनाना होता है। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखना और इसकी प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन इसमें और दिया गया है। आपकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग इसको बना करके ज़रूर देखिए और कमेंट करके बताइए आपसे ये क्वेश्चन बन पाया कि नहीं। और ये जो हमने अभी समझाया, ये अभी आपको समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाकी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से